नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मोहन राकेश जी की कहानी सेफ्टी पिन। मोहन राकेश जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारे प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं कहानी सेफ्टी पिन। मिसेस सक्सेना प्लॉट के नाम पर अपना उपन्यास जबानी सुना रही थी, पर मेरा ध्यान अपनी पतलून के बटनों की तरफ था। उपन्यास में सब पात्रों के नाम एक से थे, या मुझे लग रहे थे। सब के सब दिल्ली से शुरू करते थे और शिमला, डलहौजी, श्रीनगर घूमकर वापस दिल्ली चले आते थे। दिल्ली में रहकर कुछ दिन पार्टियों में शरीक होते थे, फिर पहाड़ों पर चले जाते थे। उपन्यास में पुरुष ज़्यादा थे या स्त्रियां, यह मुझे याद नहीं, पर स्त्रियां कम थी तो भी तादाद में ज़्यादा लगती थी। उम्र में सब 24-26 के आसपास थी। मिसेस सक्सेना हर एक को स्लिम, स्मार्ट एंड प्रिटी बता रही थी। फिर भी जाने मुझे क्यों लग रहा था कि वे सब ठिगने कद और भरे हुए जिस्म की गोरी गोरी औरतें हैं, जो बात करते हुए जमाइयाँ शुरू से लेती रहती हैं। यह भी लग रहा था कि उनमें से किसी की असली उम्र 48-40 से कम नहीं। वे सब पार्टीशन के बाद दिल्ली आई हैं और क्लबों में जाते उन्हें ज़्यादा दिन नहीं हुए। मिसेस सक्सेना टेलीफोन सुनने के लिए बरामदे में गई। मैंने एक बार अच्छी तरह बटनों को देख लिया। एक भी बटन बाहर नजर नहीं आ रहा था। मैं अपनी टांग पर टांग रख के कोहनियों पर झुका हुआ बैठा था। अब मैंने बाहें खोल ली और टांगों को थोड़ा फैल जाने दिया। कसूर मेरा नहीं, धोबी का था, या शायद धोबी का भी नहीं, पर मेरा तो बिल्कुल नहीं था। घर से धुली पतलून और बूशर्ट पहनकर निकला था। बस में इत्मीनान से टांगे फैलाकर बैठा रहा था। यह एहसास उतरते वक्त हुआ कि बटनों के अंदर का अस्तर उघड़ गया है। उधड़ा ना होता तो फट गया होगा। बहरहाल कुछ ऐसा था कि जिससे बटनों की कतार तिरछी होकर बाहर नजर आ रही थी। गनीमत थी कि मिसेस सक्सेना के यहाँ पहुंचकर नहीं पता चला। रास्ते में कनाट प्लेस से 1 दर्जन सेफ्टी पिन खरीद लिए। एक रेस्तरां के टॉयलेट में जाकर अस्तर को अंदर से टांक लिया। दर्जन में से जो 8 पिन बच रहे थे, उन्हें पिछली जेब में ठूस लिया। सोचा फिर कभी इस तरह काम आएंगे। मिसेस सक्सेना झुकी झुकी लौट आई। टिक्कर लगा उनके पति का फोन होगा। अंदाजा भी गलत नहीं था। वह आकर सोफे पर नहीं बैठी, सीधी बोतलों वाली तिपाई के पास चली गई। बोली, भाई बताओ क्या लोगे? सुदर्शन नाराज हो रहा है कि मैंने अभी तक कुछ पीने को क्यों नहीं दिया। सुदर्शन को मैं भी एक वचन में ही जानता था, पर मिसेस सक्सेना का एक वचन दूसरी तरह का था। उसमें घनिष्ठता से ज़्यादा ऊब की झलक थी, जैसे कि 12 साल शादी के बाद ही आ सकती है। बताओ क्या दूँ? स्कॉच? उन्होंने फिर पूछा। मैंने सिर हिला दिया। अभी कुछ नहीं। क्यों? मेरा सिर दर्द हो जाता है, पर मैंने देखा है कि तुम्हें पीते हुए। कभी कभी नहीं होता। आज तुम्हें पहले से ही पता होगा ना। मैं मुस्कुरा दिया। बता नहीं सका कि अब भी हो रहा है। कहा, सुदर्शन आ जाए तो थोड़ी सी ले लूंगा। मिसेस सक्सेना ने घड़ी की तरफ देखा और अंदर चली गई। लौट कर आई तो नौकर साथ था, बड़ा सा फ्रेम लिए हुए। बरसात ने बहुत तंग किया है इस साल, कहती हुई वह मुस्कुराई। नौकर फ्रेम दीवार पर लगाकर चला गया। पहले तो बिजली ही फेल होती थी। मैंने कहा, इस साल पानी भी उबाल कर पीना पड़ रहा है। हमारे घर में दीमक बहुत हो गई है, वह बोली। फर्श से कारपेट मैंने इसलिए उठवा दिया, दीवार से भी पेंटिंग उतरवा दी, पर आज मेहमान आ रहे हैं ना, इसलिए। मैंने पेंटिंग की तरफ देखा। स्याह और पीले रंग में एक औरत का चेहरा, नीचे दीवार पर दीमक की 2 लकीरें। इस दीमक से थोड़ा हटाकर क्यों नहीं लगवाती? मैंने कहा। दीवार पर चौखट का निशान है, वह बोली। खाली बुरा लगता है। मैंने फर्श की तरफ देखा। उस पर कारपेट का कोई निशान नहीं था, फिर भी वह नंगा लगता था। महसूस होता था कि कोई चीज़ वहाँ से हटाई गई है। दीमक की कुछ लकीरें वहाँ पर थीं। मैंने जब जेबों में हाथ डाले, दोनों जेबों में सुराख थे। मैंने हाथ बाहर निकाल लिए। मिसेस सक्सेना उपन्यास का बाकी हिस्सा संक्षेप में सुनाने लगी। संक्षेप में सभी स्त्रियां प्यार करती थी पहाड़ों पर जाकर, अक्सर झील के किनारे या क्लब के पिछले कमरे में अपने लवर्स के साथ। हस्बैंड्स उन्हें पहाड़ों पर छोड़कर दिल्ली चले आते थे या शराब पीकर लाउंज में लुढ़क रहते थे। लवर्स की अपनी बीवियां थी, पर हस्बैंड्स का कोई लव अफेयर नहीं था। उपन्यास की हीरोइन का नाम सुजाता था, या शायद सुनीता। उसे
अंत में झील में डूबकर आत्महत्या करनी थी, इसलिए शुरू से ही उसे पानी में एक खिंचाव महसूस होता था। उसने भृगु संहिता से अपनी जन्मपत्री निकलवा रखी थी, जिसके मुताबिक उसकी मौत अर्थात पानी में ही होनी थी। अच्छा, मैं तुम्हें बोर तो नहीं कर रही? उन्होंने हीरोइन की आत्महत्या से कुछ पहले ही पूछ लिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। मुझे बहुत दिलचस्प लग रहा है। बस अब 3-4 चैप्टर ही बाकी हैं। आप सुनाइए, अंत तो इसका और भी दिलचस्प होगा। पर अंत तक सुनने की नौबत नहीं आई। एक जोड़ी मेहमान उसी वक्त चले आए, मिस्टर और मिसेस सिंह। मिस्टर सिंह मेजर 50 साल, गंभीर। मिसेस सिंह सुंदर, 32 शोक। मिसेस सक्सेना से परिचय कराया। मेजर सिंह झुककर मुस्कुराए। मिसेस सिंह ने अनदेखे ढंग से कहा, हेलो। मैंने भी हेलो कहा, पर उस तरह से नहीं, अच्छी तरह देखकर कि वह भी मिसेस सक्सेना के उपन्यास से तो नहीं। लगा कि हेयर कट को छोड़कर और बातें मिलती हैं। हाँ, बात करने का लहजा उनका अपना है। उपन्यास में तो हर स्त्री की आवाज़ सिक्के में ढरी लगती है। मिसेस सिंह अकेली ही बात कर रही थी कि हिंदुस्तान में यह उनकी आखिरी शाम है, इस बार की आखिरी। कि कल इस वक्त वह इस जमीन से ऊपर खुली हवा में उड़ रही होंगी। कि दुनिया की हर चीज़ कुछ अरसे के बाद बोरिंग हो जाती है। हर देश किसी एक ही लिहाज से अच्छा होता है, यह देश किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है। कि सिवाय टैक्स अदा करने के यहाँ कुछ ज़िंदगी ही नहीं। कि स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए आदमी को साल में 2 महीने जरूर यहाँ से बाहर रहना चाहिए। मेजर सिंह कोहनिया सोफे की बाहों पर रखे 1-1 इंच नीचे को झुकते जाते थे। झटके से अपने को ऊपर उठाते थे, फिर उसी तरह झुकने लगते थे। मिसेस सक्सेना ने विस्की के ग्लास सबके हाथों में दे दिए थे। मेजर सिंह की आंख जब भी मुझसे मिलती, वह जरा सा मुस्कुराते। लगता कि कोई बात है जो उन्हें मुझसे कहनी है। मिसेस सिंह विस्की का घूंट भरने के लिए रुकी तो वह धीमी आवाज़ में जल्दी जल्दी बोले, मुझे लग रहा था कि हमें आने में देर हो गई है। यहाँ आने से पहले हम लोग एक और दोस्त के यहाँ ड्रिंक्स के लिए चले गए थे। उसने कहा कि हम लोग ज़्यादा नहीं लेंगे, पर कहने में कौन मानता है। वह धीरे से हंसे। हंसते हुए उन्होंने एक एक करके तीनों की तरफ देख सहसा खामोश हो गए। जरा से वक्फे के बाद फिर उसी तरह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। मैं भी मुस्कुराया। एक पिन अंदर से मुझे चुभ रहा था। मिसेस सिंह उस वक्त हॉलैंड में थी। वहां से होती हुई वेस्ट जर्मनी आ रही थी। अपनी शॉपिंग उन्हें वेस्ट जर्मनी से करनी थी। हर साल वहीं से करती थी। तकलीफ सिर्फ चुंगी की थी, जो वापस आने पर अदा करनी पड़ती थी। पता है शारदा, पिछले साल मुझे कितने रुपए चुंगी के देने पड़े? शारदा अर्थात मिसेस सक्सेना ना जाने किस वजह से नाराज लग रही थी। शायद इसलिए कि उन्हें कभी उतने रुपए चुंगी के नहीं देने पड़े थे, या इसलिए कि उन लोगों के चले आने से उनके आखिरी 3 चैप्टर बीच में ही रह गए थे। मुझे भी बीच बीच में झील का ध्यान हो आता था। हमने हीरोइन को बोट में रोमांस करते छोड़ा था। वे लोग ना आए होते तो वह कब की आत्महत्या कर चुकी होती। तब मिसेस सक्सेना ज़्यादा सहज भाव से काजू और नमकीन की प्लेट सबकी तरफ बढ़ा रही होती। वेस्ट जर्मनी से लौट कर मिसेस सिंह ने अपने दामाद का जिक्र शुरू किया तो मैं चौंक गया। मेजर सिंह 1 इंच और नीचे को झुक गए। अपनी पैकिंग तो मैंने अभी की ही नहीं, सारा दिन लड़की की पैकिंग कराती रही। लड़की और दामाद आज ही वापस जा रहे हैं। इससे पहले कि मेजर सिंह थोड़ा उठ पाते, दूसरी गाड़ी बाहर आ पहुंची। नए आने वाले लोग मेरे परिचित थे। सुदर्शन उन्हें अपनी गाड़ी में लेकर आया था। रमेश खन्ना और उसकी पत्नी शानू। हेलो एवरीबॉडी। शानू ने अपना पल्लू फैलाए भरतनाट्यम की मुद्रा में दहलीज के पास आकर कहा। उत्तर केवल मिसेस सक्सेना ने दिया, पोस्ट ग्रेजुएट स्टाइल में। हेलो। सुदर्शन सिगरेट साइज का सिगार मुंह में लगाए सबसे पीछे था। रमेश उससे आगे, जैसे कि वह उन दोनों की हिरासत में हो। मैंने अपने दामाद से कहा। सबके बैठते ही मिसेस सिंह ने अपनी बात फिर शुरू कर दी। आपका मतलब? आपका अपना दामाद? हाँ, मेरा मतलब, मेरी मतलब इनकी बड़ी लड़की का पति। मेजर सिंह अब हर एक की तरफ देखकर मुस्कुराए, मेरी तरफ देखकर खास तौर से। हाँ हाँ, शानू भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। साथ ही उसने पूछ लिया, तुम गुमसुम होकर क्यों बैठे हो? मैंने एक बार बटनों की तरफ देख लिया, मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही बात सुन रहा था। शानू ने आंखें चपका ली, ऐसे जैसे मेरा मतलब समझ गई। सुदर्शन सबके लिए विस्की डाल रहा था। शानू का ग्लास उसे देता हुआ बोला, मिसेस सिंह की लड़की हर हाइनेस है। अब भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में उनकी काफ़ी जागीर है। ओह, आई सी। मेजर सिंह भी एक रियासत के आधे वारिस तो हैं ही। आई सी।
मैंने अपने दामाद से कहा है कि मिसेस सिंह बोली कि हो सकता है कि इस बार मैं साल भर बाहर ही रह जाऊं। तो पता है वह क्या बोला? बोला कि मजाक में। मजियर सिंह ने आहिस्ता से समझा दिया। वह इनसे अक्सर मजाक करता है, पर यह उनसे मजाक में नहीं कहा था उसने। मिसेस सिंह ने होठ भींच लिए। मेजर सिंह हंस दिए। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी किसी से कम थोड़ी है। हाँ बताओ बताओ, इन्हें बात काफ़ी दिलचस्प है। यह मजाक नहीं है, मिसेस सिंह ने फिर जोर देकर कहा। ही मेंट इट। उसने कहा कि मुझे साल भर बाहर रहना हो तो उसे उसके ड्राइंग रूम के लिए अपना एक बड़ा सा पोर्ट्रेट बनवा कर भेज दूँ। किसी भी अच्छे पेंटर से वह उसके लिए 1 लाख तक खर्च करने को तैयार है। सुदर्शन ने पास जाकर खाली गिलास उनके हाथों से ले लिया और भरता हुआ बोला, काश कि मुझे पेंट करना आता। वह सीरियसली कह रहा था सुदर्शन। मिसेस सिंह ने अपने बालों को हाथों में सहेज लिया। और मैं भी सीरियसली कह रहा हूँ, सुदर्शन गिलास वापस देता हुआ बोला। मुझे चाहे 1 लाख ना भी मिलता। मेजर सिंह फिर हंसे अकेले। दैट्स इट दैट्स इट। यह भी मुझे पसंद है। शाम की सारी उदासी एक फिक्रे से दूर की हो जाती है। डोंट टेल मी कि सारी शाम तुम उदास रहे हो। मिसेस सिंह मेजर के सोफे पर झुक गई। अरे नॉट दैट, मेजर जल्दी से बोले। मेरा मतलब था कि रहने दो। मिसेस सिंह ने उन्हें काट दिया। तुम्हारा मतलब हमेशा बोरिंग होता है। मेजर पल भर के लिए गंभीर हुए, फिर मुस्कुरा दिए। मिसेस सिंह विस्की के घूंट पड़ने लगी। मिसेस सक्सेना जाने किस वक्त उठकर बाहर चली गई। अचानक बरामदे के दरवाजे पर आकर उन्होंने कहा, खाना मेज पर लग गया है। इस बार सुदर्शन ने एक एक करके सबकी तरफ देख लिया, फिर धीरे से दीवार पर लगी तस्वीर से बोला, खाने की अभी क्या जल्दी है? अब मेज पर लग गया है तो पड़ा पड़ा ठंडा हो जाएगा। कहती हुई मिसेस सक्सेना दहलीज से ही वापस चली गई, पर इससे पहले कि कोई भी अपना गिलास होठों तक ले जाता या एक लफ्ज भी मुंह से कहता, फिर उसी तरह आकर बोले, भाई जिसे गर्म खाना हो वह बाहर आ जाए। बाद में मुझसे कोई ना कहे कि खाना ठंडा मिला है। मेजर सुनते ही उठ खड़े हुए। मेरा ख्याल है खाना खा लेना चाहिए, मुझे भूख भी लग रही है। तुम चलकर शुरू करो। मिसेस सिंह सोफे की पीठ से सिर टिकाकर बोली, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। मेजर उठने के बाद फिर बैठ नहीं सके। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोले, ठीक है मैं चलकर शुरू कर रहा हूँ। दूसरा उठने वाला रमेश था। मेरा ख्याल है जेंट्स को शुरू करना चाहिए, लेडीज बाद में आ जाएंगी। अब मैंने भी उठना अपना फर्ज समझा। बटन बदस्तूर बनते फिर भी सबके बीच से गुजर कर जाते मेरे पैर उखड़े रहे। मेजर जाग चुके थे, इसके लिए मुस्कुराने का सहारा भी नहीं मिला, पर दहलीज लांघने से पहले शानों ने रोक लिया। तुम्हें भूख लगाई है? नहीं तो ठहर जाओ, बाद में हमारे साथ चलना। मैं वह दरअसल चंदर आ जाए तो सब लोग साथ चलते हैं। अरे हाँ, चंदर तो आया ही नहीं। सुदर्शन अपनी जगह से उठकर इधर उधर देखने लगा, ऐसे जैसे खोई हुई चीज तलाश कर रहा। उसने कहा था कि 9:30 तक पहुंच जाएगा। शानों ने अपनी घड़ी देखी, रुमाल से पसीना पहुंचने लगा। सुदर्शन खोई हुई चीज को ढूंढता हुआ बरामदे तक गया और वहां से लौट आया। आकर बोला, शारदा न जाने कहाँ चली गई, शायद उधर किचन में हो। बिना चंद्र का इंतजार किए उसे खाना नहीं लगाना चाहिए था। यह तो बहुत बुरी बात है। एक्सक्यूज मी। और लंबे कदम रखता हुआ वह पिछले दरवाजे से अंदर चला गया। मैं ऐसे खड़ा था कि चेहरा शानों की तरफ रहते हुए भी बटन दूसरी तरफ रहे। दिमाग में वे 2 लफ्ज नहीं आ रहे थे जो कहकर उसी एंगल में बाहर चला जाता। बगलों से टपककर पसीना बेल्ट के अंदर जा रहा था। थोड़ी देर बैठा। अभी साथ ही चलते हैं, शानों ने कहा, तो एंगल बनाए रखने के लिए मुझे बैठ जाना पड़ा। बैठते हुए एक नोक अंदर से छुभी, लेकिन मैंने माथे पर शिकन नहीं आने दी। आजकल क्या कर रहे हो? शानों ने पूछा। आजकल मुझे कुछ देर सोचते रहना पड़ा कि आजकल मैं क्या कर रहा हूँ। लगा कि कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जो बताने लायक हो, ऐसा भी नहीं जो बताने ना लायक हो। बहुत दिनों से नजर नहीं आए। मुझे लगा कि शानू चाहे बात मुझसे कर रही है, पर उसकी दिलचस्पी मुझ में नहीं है। आंखें उसकी मिसेस सिंह के चेहरे पर टिकी थी, इसलिए अपने नजर न आने का मसला मुझे हल नहीं करना पड़ा। कभी हमारे घर पर आओ। शानू बात कर को ऐसी जगह ले गई जहां उसका सीधा सा जवाब दिया जा सकता था। मैंने झट से कहा, तुम जब भी कहो। तुम्हें जिस दिन भी फुर्सत हो, वह बोली। किसी भी दिन जब तुम्हें फुर्सत हो। रमेश 9 बजे चला जाता है, मैं सारा दिन घर पर ही रहती हूँ। मिसेस सिंह ने अपने गिलास से आखिरी घूंट भरकर उसे तिपाई पर रखकर मुस्कुराई, और मुझे लगा कि वह मुस्कुराहट मेरे लिए है, पर मेरा ख्याल गलत था। वह दरअसल दीवार पर लगी तस्वीर के लिए थी। मैं तब तक जवाब में आधा मुस्कुरा चुका था। उतनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए मैंने कहा, अच्छी तस्वीर है कि नहीं? मिसेस सिंह के होठ सिकुड़ गए।
लगता है मक्खन के कूपन देकर ली गई है, कहकर वह फिर मुस्कुराई। मैंने घूमकर तस्वीर को एक बार और अच्छी तरह देख लिया। शानू ने भी देखा, मगर सरसरी नजर से। कितनी भयंकर है, उसने लज्जत के साथ कहा। मुझे यह फिक्र रिहर्सल किया हुआ लगा। याद आया कि एक नाटक में उसने चारुमित्रा का पाठ किया था। मिसेस सिंह के चेहरे पर जो भाव आया वह कुछ कुछ फ्रांसीसी किस्म का था। कंधे भी उन्होंने खास कॉन्टिनेंटल अंदाज से हिलाए। इससे बाहें सोफे के बाहर फैल गई। उन्हें समेटते हुए उठ खड़ी हुई। उठकर जायजा लेती नजर उन्होंने नंगे फर्श पर डाली, दूसरी अपनी सैंडल पर और तीसरी चौखट की दहलीज पर। पुराना घर है, वह हल्के कदमों से दहलीज की तरफ चलती हुई बोली। 50 साल से कम पुराना किसी भी तरह नहीं। पता नहीं कैसे हैं ये लोग, कैसे रह लेते हैं यहाँ। दहलीज से उन्हें ठोकर लग सकती थी, पर नहीं लगी। जो ही वह पर्दे की ओट में हुई, शानों ने मेरे हाथ पर चुटकी काटी। तुम इसे जानते हो? उसने कहा। नहीं, कहने के लिए मैंने सिर हिलाया। मुझे आवाज नहीं निकलने दी। मुझे लग रहा था कि पर्दे की ओट से मिसेस सिंह सारी बातें सुन रही हैं। यह सुदर्शन की एक्स फियांसी है। इस बार भी मैंने सिर ही हिलाया, मगर दूसरी तरह से। मैं आज पहले तो इसे पहचान ही नहीं सकी, शानू कहती रही। तब से अब तक कितना फर्क आ गया इसमें। उन दिनों सुदर्शन इसे अपनी साइकिल पर बिठाकर कुतुब ले जाया करता था। बातें उन दिनों भी बहुत बढ़ चढ़ कर करती थी। कहती थी कि ही साइनस से कम किसी से शादी नहीं करूंगी। सुदर्शन के अलावा और भी कई बॉयफ्रेंड थे इसके। एक सिफत थी कि अपनी कोई बात छिपाती नहीं थी। सुदर्शन से अपने सब लव अफेयर डिस्कस किया करती थी। यहाँ तक कह देती कि आज मैंने अपने कमरे में किसी को बुला रखा है, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। वह एक पैर हिला रही थी और सोफे से टेक लगाए जाने क्या सोचकर खुश हो रही थी। उम्मा नाम है इसका। 6-7 साल हुए, सुदर्शन ने बताया। किसी 48 साल के जागीरदार मेजर से इसने शादी कर ली है। तीसरी शादी। तीसरी? हाँ, इसकी है, तीसरी शादी है। शानू मेरे कंधे पर हाथ रखकर हंस दी। और मेजर की दूसरी। मुझे ईर्ष्या हुई, पता नहीं किससे। ईर्ष्या छिपाने के लिए मैं भी हंस दिया। तुम समझते हो यह इस आदमी के साथ भी वफादार होगी? उसका हाथ मेरे दूसरे कंधे तक बढ़ाया। मेरी ईर्ष्या गायब हो गई, साथ ही हंसी भी। क्या पता है वो, मैंने कहा, कम से कम एक मौका मैं हर एक को कर देना चाहता था। शानू ने मेरी गर्दन को नाखून से कुरेद दिया। तुम हो बस ऐसे ही, उसने कहा। कैसा ऐसे ही? पर्दा हिला और मिसेस सिंह दहलीज की दूसरी ठोकर बचाकर कमरे में आ गई। शानू ने आहिस्ता से अपनी बाह मेरे कंधे से हटा ली। कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ है। मिसेस सिंह वहीं से बोली। इधर उधर सभी कोनों में मैंने देख लिया। एक हाथ से मोटे पर्दे का सिरा वह भी संभाले थी, जैसे कि उसे संभाले रहने से कमरे में आकर भी वह कमरे से बाहर हो। शराफत का तकाजा था कि मैं कुर्सी से उठ जाऊं, मगर मैं उठा नहीं। जितना झुककर बैठा था उससे थोड़ा और ज्यादा झुक गया। आप बता सकती हैं? मिसेस शानू सिंह ने शानू से पूछा। शानू अपना पल्लू झुलाती उठ खड़ी। आप क्या ढूंढ रही है? दैट थिंग, मिसेस सिंह ने हाथ के पीछे की तरफ इशारा किया। दैट थिंग देयर। इस पर शानू ना जाने के पहले से भी ज्यादा खुश हो गई। उसकी तरफ बढ़ती हुई बोली, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। वे दोनों ज्यों ही पर्दे के पीछे हुई, मैं एक नज़र बटनों पर डालकर उठ खड़ा हुआ, पर बरामदे में पहुंचने से पहले ही मिसेस सक्सेना से सामना हो गया। कोई नहीं है यहाँ? उन्होंने पूछा। मैंने अपने होने का जिक्र करना बेकार समझा। उसकी निगाह पर्दे से टकराकर लौट आई तो खुद ब खुद उन्होंने मेरे होने का स्वीकार कर लिया। वह कहाँ है? इस बार उन्होंने सवाल छोटा कर दिया। मैंने इसमें भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। वह किस वह के लिए पूछ रही है? दोनों अंदर है, मैंने इत्मीनान के साथ कहा। मिसेस सक्सेना ने एक हाथ अपने गाल पर रख लिया। तब मुझे ख्याल आया कि दीवार पर लगी तस्वीर कहीं उनका पोर्ट्रेट ही तो नहीं। उसमें भी पीले चेहरे पर स्याह हाथ उसी तरह था। मिसेस सक्सेना हाथ रखे रखे मुस्कुराई, फिर गंभीर होकर उदास हो गई। तिपाई से बोतल और गिलास उठाकर बाहर की तरफ चलती हुई बोली, उससे कह देना वह आ गया है। मैं उसे उसका ड्रिंक बाहर ही दे रही हूँ। मैंने वाक्य में से सर्वनाम निकालकर उनकी जगह संज्ञाएं रख ली। उससे कहने का मतलब शानू से कहना वह आ गया, मतलब चंदर आ गया। चंदर का स्कूटर मिसेस सक्सेना के अंदर आने के बाद बाहर रुका था। इसका मतलब है कि वह उसके गेट से दाखिल होते ही पता देने चली आई थी। मैं जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहकर इंतजार करता रहा, जैसे कि मिसेस सक्सेना मुझे वहाँ बांधकर छोड़ गई। बीच में 2 बार पर्दे की तरफ देख लिया, एक बार फर्श की तरफ, एक बार पीले चेहरे की तरफ, एक बार अपनी तरफ। अपनी तरफ नजर डाली ही थी कि मिसेस सक्सेना दूसरी बार अंदर चली आई। आते ही बोली, वे अभी नहीं आई।
नहीं, मैंने कहा और एक कुछ खुलासा महसूस किया। एक कदम अपनी जगह से चल भी दिया। दीज विमेन्स, मिसेस सक्सेना ने होठ कस लिए। मुझे पोर्ट्रेट वाली बात पर और भी विश्वास हो गया। मैंने इन औरतों के बारे में जो लिखा है गलत लिखा है, वह बोली। मैंने मुस्कुराकर हाथ जेबों में डाल लिए, उंगलियों से दोनों सुराख बंद कर लिए। मैं अपना क्लाइमेक्स तुम्हें जरूर सुनाना चाहती थी। मिसेस सक्सेना मेरी मुस्कुराहट का गलत मतलब समझ गई। उसमें कुल 4 ही चैप्टर बाकी हैं। मतलब उसके आत्महत्या करने में? मिसेस सक्सेना ने सिर हिलाया और पहले से ज़्यादा गंभीर हो गई। होता इस तरह है, वह बोली। किश्ती में लेटे लेटे वह अपना हाथ झील के पानी में डाल देती है। तब उसे लगता है कि पानी में से कोई चीज़ उसे अंदर खींच रही है। वह बहुत कोशिश करके अपना हाथ बाहर निकालती है, पर अब भी बात क्लाइमेक्स तक नहीं पहुंच सकी। पर्दे पर उस तरफ साड़ियों की फड़फड़ाहट सुनाई देने लगी। मिसेस सक्सेना जल्दी से बरामदे की तरफ चलती हुई बोली, बाकी तुम्हें फिर किसी वक्त सुनाऊंगी। शानू को बता देना कि चंदर ड्रिंक बाहर ही ले रहा है। मैं बाहर खाना सर्व कर रही हूँ। मुझे शानू को बताना नहीं पड़ा। बात उसने सुन ली। मिसेस सक्सेना के बाहर जाने से पहले ही वह और मिसेस सिंह पर्दा हटाकर कमरे में आ गए, जैसे कि इंतजार में ही रही हूँ कब मिसेस सक्सेना निकले और वे अंदर आए। दीज वुमेन, शानू ने अंदर आते ही कहा। मुझे समझ नहीं आया उसने किसके लिए कहा, मिसेस सिंह के लिए या मिसेस सक्सेना के लिए? बाहर आप दोनों का इंतजार हो रहा है। मैंने बारी बारी से दोनों की तरफ देखा। लगा जैसे अंदर से वे किसी तरह लड़कर आई हों, पर उन्होंने मेरी बात जैसे सुनी ही नहीं। मिसेस सिंह चुपचाप अपने वाले सोफे पर जा बैठी और शानू अपने सोफे पर। मुझे लगा कि यही वक्त है जब मैं बिना किसी रुकावट के वहां से निकलकर जा सकता हूँ। मेरे एक जूते का तस्मा ढीला हो रहा था। मैंने झुककर उसे कस लिया। दोनों से एक्सक्यूज मी कहकर बाहर को चल दिया। अभी दहलीज ही लांग रहा था कि पीछे से सुना, जरा चंदर को भेज दीजिए, कहिए मैं उसे बुला रही हूँ। आवाज़ शानू की होनी चाहिए, पर उसकी नहीं, मिसेस सिंह की थी। मैंने बाहर आकर सरसरी नज़र से देख लिया। वे दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही थी। बरामदे में हवा कमरे से ठंडी थी। डाइनिंग टेबल वाले हिस्से के अलावा आसपास ज़्यादा रोशनी नहीं थी। डाइनिंग टेबल से थोड़ा हटकर एक कुर्सी पर चंदर बैठा था, अपना ग्लास दोनों हाथों में लिए हुए, साथ की कुर्सी पर जो लगभग उससे सटी हुई थी। मिसेस सक्सेना उसी तरह ग्लास लिए बैठी थी। बहुत धीमी आवाज में वह चंदर से कुछ बात कर रही थी। डाइनिंग टेबल से कुछ फासले पर 3 आदमी अंधेरे में चुपचाप खड़े थे, हाथों में खाने की प्लेटें लिए। मेजर सिंह, रमेश खन्ना और सुदर्शन। बात ना करते हुए भी तीनों एक दूसरे की तरफ झुके हुए थे। मैंने चंदर के पास जाकर उसे मिसेस सिंह का संदेश दिया तो मिसेस सक्सेना त्योरी डालकर मुझे देखने लगी। मैं चुपचाप डाइनिंग टेबल के पास जाकर अपनी प्लेट में खाना डालने लगा। खाना लेकर अंधेरे में खड़े उस 3 के झुरमुट में जा शामिल हुआ, पर अपनी पीठ दीवार की तरफ किए हुए। तस्मा बांधने से बैक पॉकेट की पिनों में से भी एक की नोक खुल गई थी और पॉकेट में सुराख करके वह उधर से बाहर निकल आई थी।